So welcome to today's session. Today's session number 4 for Python and data science and session number 2 for data science, right? For those who are new, यहाँ पे कितने लोग नए हैं? First time they're joining the session. एक बार मुझे hand raise मिल सकता है? सबने सेशन ज्वाइन किया था पहले इसके? Yes, sir. Right. Akshay, yours is the first session. ठीक है. Send me a note, all right, that you want access to the earlier one. I'll share the recording with you. Okay. Vasudev, I'm not sure if you're speaking, but we're not able to hear you. See, you're not on mute, but no one's able to hear you. Okay. So here's the link. लिंक शेयर करके सेव करके रखो आप. ठीक है. तो मैं पहले के सेशन का रिव्यू आई डोंट थिंक विल इज नीडेड बिकॉज बहुत इजी सेशन था वो. और उसके स्लाइड्स मैंने पहले से ही शेयर करके रखे हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में लिंक भेज दूंगा. ठीक है. पाइथन डेटा साइंस बैचेस 23 स्लाइड्स डेटा साइंस, यहाँ पे मैंने उसके स्लाइड्स शेयर करके रखे हैं. ठीक है. स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगे और इसके वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं. तो नथिंग टू वरी. Let's start with the session directly today. All right. So uh, data science is an intersection of three main fields. सबसे पहले कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी. सेकंड इज मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. थर्ड इज द बिजनेस या फिर डोमेन नॉलेज. राइट. तो ये तीनों की इंफॉर्मेशन थोड़ी 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 लगती है डेटा साइंस के लिए. जब कोई बोलता है कि उनके पास डेटा साइंस स्किल्स है, what they're basically trying to say is that they know little bit of computer science, they know little bit of statistics, and they also have a little bit of business intelligence या फिर sorry business knowledge या फिर domain knowledge, right? So this is how the Venn diagram looks like for data science. फिर उसके बाद में यहाँ पे सबसेट्स है. अगर मशीन लर्निंग के बारे में जानना चाहते हो तो फिर कंप्यूटर साइंस और मैथ्स मेनली इन्वॉल्व होता है मशीन लर्निंग में. जब ट्रेडिशनल रिसर्च की बात होती है तब डोमेन नॉलेज लगता है और थोड़ा सा स्टैट्स लगता है. ओके. सिमिलरली अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लगता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना होता है तब कंप्यूटर साइंस का इंफॉर्मेशन लगता है और बिजनेस इंफॉर्मेशन लगती है थोड़ी सी. बट डेटा साइंस के लिए सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी 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 लगती है. इनफैक्ट व्हेन आई से थोड़ी थोड़ी, जितना ज्यादा आप डीप में पढ़ते जाते हो ये तीनों के बारे में, उतना ज्यादा आपका डेटा साइंस का स्किल स्ट्रांग होते जाता है. ऑलराइट. उतना ज्यादा हायर लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. ओके. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद अ स्टोरी टुडे, and the story is about insurance industry. All right. सबको इंश्योरेंस के बारे में पता है. मेडिकल इंश्योरेंसेस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, ये सारे इंश्योरेंस के बारे में सबको पता है. Yes, sir. ऑल राइट. तो जब इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं तब हमें मंथली कुछ पे करना पड़ता है उस इंश्योरेंस के लिए. ठीक है. और जो मंथली हम लोग पे करते हैं उसके वो प्रीमियम होता है हमारा इंश्योरेंस का. और वो इंश्योरेंस का प्रीमियम हम लोग जब तक पे करते रहते हैं तब तक हमारा इंश्योरेंस एक्टिव रहता है. जिस दिन हम लोग पे करना बंद कर देते हैं तब इंश्योरेंस या तो लैप्स हो जाता है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा फी वगैरह पे करके आपको इंश्योरेंस कंटिन्यू करते आता है. ऑलराइट. तो इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो बहुत पुराना है. 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था. ठीक है. और तब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंसेस नहीं रहते थे. इनफैक्ट दीज डेज आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी लेते हो तो उसका भी इंश्योरेंस मिलता है. अगर आप कोई मिक्सर लेते हो, तो अगर या फिर अमेजोन से कुछ खरीदते हो तो फिर उसका भी इंश्योरेंस वो लोग बेच रहे हैं आजकल. ठीक है. तो this industry itself has evolved a lot and it has seen significant
gains in terms of money as well. Alright, बहुत सारा पैसा भी बना रहे हैं लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. And this all can be attributed to one scientific discovery which was done in 19th century. तो 19th सेंचुरी में जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी, तब वो बहुत ही ज्यादा अनस्टैंडर्डाइज थी. मतलब अगर मेरे कंट्री में 4 कंपनीज है, और एक आदमी ये चारों कंपनीज के पास जाता है और सबके कोट लेता है, तो सबके कोट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था. ठीक है, कोई बोलता था कि यू पे मी 100 रुपीज पर मंथ, कोई और बोलेगा 200, फिर कोई और बोलेगा 300, फिर कोई और बोलेगा 10 रुपीज. ठीक है, दिस लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन. अब ये प्रीमियम जब वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना पे करना है आपको, दैट प्रीमियम इज यूजुअली डिसाइडेड बाय कितना रिस्की कस्टमर है. अगर कोई कस्टमर हाई रिस्क है, तो उनका प्रीमियम ज्यादा होता है. जो लोग 40 प्लस होते हैं उनका प्रीमियम अलग होता है, जो लोग 20 प्लस होते हैं उनका प्रीमियम अलग होता है, जो लोग 50 प्लस होते हैं उनका प्रीमियम अलग होता है. जिन लोगों के अंडरलाइन कंडीशंस होते हैं उनका प्रीमियम अलग होता है, जिनके डायबिटीज होते हैं उनका प्रीमियम अलग होता है. ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम ये था तब, वो लोग ठीक से रिस्क एसेस नहीं कर पा रहे थे. रिस्क का मतलब है प्रीमियम कितना लेना चाहिए. अगर मैंने प्रीमियम बहुत कम लिया, और अगर ये इंश्योरेंस जिसको दिया है वो क्लेम करने के लिए आया, तो मैं लॉस में जाने वाला हूँ, मैं एज एन इंश्योरेंस कंपनी. एंड दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन पूरे पॉपुलेशन में से कितने लोग इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कितने लोग इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं. अगर मेरे प्रीमियम भरने वाले लोग ज्यादा है और क्लेम करने वाले लोग कम है, तो जो प्रीमियम भर रहे हैं वो लोगों के पैसे उसे मैं क्लेम, जो जितने लोग कर रहे हैं उनको पैसे दे सकता हूँ मैं. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज अ प्राइवेट कंपनी राइट नाउ. गवर्नमेंट के इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि रिस्क एनालाइज करना बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए. ठीक है, सबके रिस्क एनालाइज करने का तरीका अलग था. अभी भी थोड़ा बहुत तरीका अलग होता है, बट उस वक्त बहुत ही ज्यादा अलग था. कुछ लोग तो सिर्फ नॉर्मल एस्टिमेशंस के ऊपर से, या फिर किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ लिया और उसमें बोला था कि इतना इतना रिस्क होता है इन लोगों के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर वो लोग डिसाइड करके दे देते थे. तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था बहुत सारे कंपनीज को. और जो लोग प्रीमियम हाई रख रहे थे, उनके पास कोई कस्टमर्स ही नहीं जा रहे थे. ऑलराइट, तो बेंजामिन गॉम्पस नाम के एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे. उन्होंने डिसाइड किया कि दिस हैज टू एंड. एंड what he thought was really unique at that particular time. अभी तो हम लोग कोई भी चीज के बारे में जब सोचते हैं जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तब हम लोग सबसे पहले रिस्क के बारे में सोचते हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, या फिर किसी चीज को खरीदना होता है. तो हम लोग सोचते हैं कि रिस्क कितना है इसमें इन्वॉल्व. लेकिन तब उतना इंफॉर्मेशन नहीं था स्प्रेड आउट. उतने लोग समझते नहीं थे स्टैटिस्टिक्स के बारे में और ये सब के बारे में. ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि वी नीड टू रिवोल्यूशनाइज दिस, एंड देयर नीड टू बी साइंटिफिक अप्रोच टू डिसाइड रिस्क कितना होना चाहिए. जब एक नया कस्टमर आता है तो उसका रिस्क कितना है. जब 20 साल का होता है तो उसका रिस्क कितना है, तो वो 30 का हो जाता है उसका रिस्क कितना हो जाता है. ओके, so that is what he was trying to do. All right, now keeping the story in back of our mind, we'll proceed with our session today. और थोड़ी देर के बाद में एंड में हम लोग फिर से स्टोरी पे आएंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ही डिड दैट. ऑलराइट, ठीक है. सो टुडे इज अ फर्स्ट सेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो डेटा साइंस के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना जरूरी है. स्टैटिस्टिक्स में जितना भी लगने वाला है बेसिक चीजें, वो सब आपको मैं सिखा दूंगा. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत भी नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग सीखेंगे, और जब जब इंपॉर्टेंट रहेगा तब तक हम लोग सीखेंगे. अभी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. तो फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जहां पे हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और डेटा एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, इन सिंपल टर्म्स अगर मैं इसको डेटा साइंस भी बोल देता तो कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में डेटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करना को स्टैटिस्टिक्स ही बोलते थे. ठीक है, तो फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते थे. स्टैटिस्टिक जो वर्ड है, दैट इन फैक्ट इज नथिंग बट अ फैक्ट. राइट, जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.9 बिलियन, दैट इज अ स्टैटिस्टिक. 2023 में
median age of India was 28.7. That is again a statistic. ठीक है, it's a fact, or it's a fact about summary of a data. Median age, mean age, world population, all of these are facts. ठीक है, ऑब्वियसली ये जो फैक्ट है ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, बट दिस इज अ रफ एस्टिमेशन. 7.9 बिलियन जो बोला है यहाँ पे, दिस इज फैक्ट, बट इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज पर से. हो सकता है इसकी वैल्यू 7.9234789 समथिंग लाइक लाइक. ठीक है, इसको एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है किसी को, बट दिस इज अ रफ एस्टिमेट. स्टिल इट इज अज्यूम्ड एज अ फैक्ट. तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक. ऑलराइट. तो ये स्टैटिस्टिक यूज क्यों करते हैं? ताकि हम लोग कुछ चीजें मेजर कर सकें. सबसे पहला मेजरमेंट जो होता है वो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं. हमारे पास डेटा है, और डेटा किसी पॉपुलेशन के बारे में, लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, और ये स्टूडेंट्स जो है हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से. ठीक है, और इन स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है हमारे पास, और आई वांट टू फाइंड आउट सम सेंट्रल टेंडेंसीज. सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब क्या है? अ, अगर मुझे कोई एक नंबर बताना होगा एज के बारे में, ठीक है, वो अगर मुझे कोई एक एक नंबर बताना है एज के बारे में, तो वो कौन सा नंबर होगा? तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट टेक एन एवरेज ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में, उनका एवरेज निकालूंगा. आई विल एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट इन माय क्लास इज 22, 23 एंड सो ऑन, वॉट एवर नंबर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, नाउ ये जो एवरेज है, दिस इज नथिंग बट अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द होल स्प्रेड. कुछ लोग 19 के होंगे, कुछ लोग 28 के होंगे, कुछ लोग 25 के होंगे, कुछ 23 के होंगे. लेकिन जब मैं इन सबका एवरेज निकालता हूँ तो मुझे बीच की वैल्यू मिलती है, सेंट्रल वैल्यू मिलती है. दैट इज द एवरेज. नाउ बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. उसी तरह से मेजर ऑफ स्प्रेड भी होना चाहिए. स्प्रेड का मतलब क्या है? सम पीपल आर 19, सम आर 28. तो देयर इज अ स्प्रेड इन दिस इंफॉर्मेशन, या फिर स्प्रेड इन द डेटा. कुछ लोग 19 के, कुछ लोग 20 के, कुछ 28 के. दिस लॉट ऑफ स्प्रेड. सेंट्रल टेंडेंसी तो ठीक है, एवरेज तो ठीक है 23 का, बट दिस ऑल्सो स्प्रेड द डेटा, और स्प्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक, द स्प्रेड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. व्हेन वी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द डेटा, व्हेन वी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द डेटा, दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं सबको और समझते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सबसे पहला एग्जांपल है उसका मीन. मीन को कभी कभी एवरेज भी बोला जाता है, या फिर कोई अगर मैथ्स बैकग्राउंड से होगा, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से उनको उनको पता होगा, उसको कभी कभी एक्सपेक्टेशन भी बोला जाता है. ठीक है, तो मीन, एवरेज, एक्सपेक्टेशन, ऑल ऑफ दीज आर सेम वर्ड, बट यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विद डिफरेंट मीनिंग समटाइम्स. ठीक है, लेकिन उसका जो जिस्ट है मेन, उसका मीनिंग एक ही होता है, कहीं भी यूज किया होगा तो भी. ऑलराइट. हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स से हमारे पास ये चार नंबर है, 1 2 3 4. तो इसका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आई हैव. हियर आई हैव 4 डेटा पॉइंट्स, तो डिवाइडेड बाय 4, तो मीन हो गया 2.5. ओके. और मीन Yes. हमें और मीन हमें कभी भी पूरे डेटा के बारे में नहीं बताता. ठीक है, या सॉरी, वो पूरे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स के बारे में नहीं बताता. इंडिविजुअली अगर ये सारे डेटा पॉइंट्स 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 भी होते, तो भी मेरा मीन 2.5 ही आता. ठीक है, अगर सारे नंबर्स 2.5 होते तो भी मेरा मीन 2.5 होता. अगर मुझे किसी ने बताया कि मीन 2.5 है, तो मुझे सिर्फ वो डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मीन के बारे में पता चल रहा है, उसके इंडिविजुअल वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है. ओके, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स. सम ऑफ द एग्जांपल्स, वेल नोन एग्जांपल्स, अभी क्रिकेट चल रहा है, सो बैटिंग एवरेज is an example of mean. रन रेट, ऑन एन एवरेज एक ओवर में कितने रन निकालने हैं या फिर कितने रन निकल निकल रहे हैं. करेक्ट, सो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ अ मीन. और क्या होते हैं मीन के एग्जांपल्स?
Anything that you have seen somewhere? Percentage of students mark. Okay. Average height of a student. Average height of students, yes. What else? Average salary of employee. Average salary of employer. Average Uh, income of a citizen. Average number of cars sold in a particular year by a particular brand. Correct. Average number of cars sold. ठीक है, in a particular year, particular branch. तो वो एवरेज पता चलता है हमें. वी डोंट नो एग्जैक्टली जनवरी में कितना सेल हो रहा है, जुलाई में कितना सेल हो रहा है. वी ओनली नो एवरेज इतना सेल हो रहा है मंथली या फिर ईयरली, जो भी रहेगा. ठीक है. व्हाट एल्स? Company profit. कंपनी प्रॉफिट. How would that be an average? I'm just trying to think. Could Average you? number of population in particular area. Yes, average number of people living in per 1,000 square foot area and so on. ठीक है, per 1,000 square foot या per 1 kilometer square, per square kilometer and so on. Density is also another example of an average itself. What else? Average height of a student in a particular classroom. Average height, correct. Some students will be taller, some would be shorter, but on an average there'll be a number. So average number रहेगा. Average income. Average income, right. Average income of a particular role. और वो average income कैसे calculate करते हैं? जितने भी लोग उस particular role पे place हुए हैं divided by total number of rows of people. That will be an average income. Yes, yes. Average market share of the particular company. Average market share of a particular company. Can you elaborate on that? नहीं, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है हर साल में एवरेज कोई Okay, कंपनी में तो average profit per year. Yes. Okay. Average number of people affected by a disease in particular area. Correct. So average number of people affected, right? उससे क्या पता चलेगा हमें? अगर हमें एवरेज पता चल गया, एवरेज नंबर ऑफ पीपल गेटिंग अफेक्टेड डेली इन अ पर्टिकुलर एरिया, उससे क्या पता, उससे हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं? कितने डॉक्टर्स भेजने हैं, कितने मेडिसिन भेजने हैं वो एरिया में. करेक्ट. कितने वैक्सीन की जरूरत है. करेक्ट. तो दिस इंफॉर्मेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो मीन की इंफॉर्मेशन है उससे हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है. हमें एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं पता चलती है सबकी, ठीक है, लेकिन हमें ओवरऑल डेटा के बारे में एक जनरल आइडिया मिल जाता है. उसके वजह से आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हो. दैट इज वाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप वॉक कर रहे हो, सॉरी, अगर आपको कोई सेल्स की रिपोर्ट दी गई हो और आपके बॉस ने बोला कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे कोई भी एक नंबर बता दो जो इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट नंबर अगर एक बताना होता है तो यूल से एवरेज सेल्स इतना है, आप इतना जाके बता दो मीटिंग में, दैट इज इनफ. करेक्ट. So usually averages are used to tell about the data as a whole. All right. Now, the main problem with averages or main problem with the means is it is affected by outliers. Outlier का एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से हमारे पास 5 लोग हैं एक रूम में. ठीक है, ये 5 लोग हैं रूम में. ये इनका नेट वर्थ है. ठीक है, इसका एवरेज निकालो कितना आ रहा है. 40, 60, 60, 40, 50. एवरेज कितना आ रहा है इसका? कितना आ रहा है एवरेज? 50. राइट. तो ये तो हो गया एवरेज.
अभी इन 5 लोगों को एक रूम में रख दिया मैंने, और मैंने पूछा कि एवरेज कितना है, तो आपने बताया मुझे उसका ये रूम में जितने भी लोग हैं, या फिर ये रूम में जो लोग हैं, उनका एवरेज इनकम है 50 लाख, या फिर सॉरी एवरेज नेट वर्थ है 50 लाख। अभी मैं मुकेश अंबानी को ये रूम में एंटर करवाता हूँ। मुकेश अंबानी की खुद की नेटवर्थ है 7 लाख करोड़। ठीक है, कितनी है? 7 लाख करोड़। और जैसे ये रूम में एंटर करते हैं, इस रूम का एवरेज क्या हो जाता है? एवरेज बढ़ जाएगा सर। एवरेज बढ़ जाएगा। करेक्ट, एवरेज बढ़ जाएगा। और एवरेज कैसे बढ़ेगा? नॉर्मल बढ़ेगा या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा। ठीक है, एवरेज गोज टू 1.4 लाख करोड़। कहाँ 50 लाख और कहाँ 1.4 लाख करोड़? ठीक है, देर इज नो कंपैरिजन हियर। एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज देयर वाज एन आउटलायर, एक ऐसा नंबर जो ये नंबर से बहुत ज्यादा बड़ा है। उस एक नंबर की वजह से ये एवरेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ऐसे लगने लगता है, अगर आप बाहर से किसी को पूछो कि इस रूम के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका कैसे लोग हैं, तो अगर बाहर से आप पूछो और किसी ने बोला कि एवरेज इनकम कितना है इनका, और फिर एवरेज नेटवर्थ आप बोलोगे 1.47 लाख करोड़। तो जैसे ही मैंने ये बोला, वैसे ही जिसने क्वेश्चन पूछा उसको लगेगा कि इस रूम में सिर्फ रिच लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी वो है नहीं। रियलिटी में बाकियों के नेटवर्थ में या फिर नेट वर्थ में कुछ फर्क पड़ा क्या? सैलरीज में या फिर लाइफस्टाइल में कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसकी वजह से? नहीं। नहीं, राइट? नो। Only because of this one particular outlier, you will see that the numbers are pulled towards that particular outlier. Okay, that's why mean is called as being influenced by the outliers. Mean is highly influenced by the outliers. Outliers मतलब extreme values. ठीक है, ये 40 50 60 वगैरह है, और ये एक्सट्रीम वैल्यू हो गई। उसी तरह से अगर कोई एक और एक्सट्रीम वैल्यू रहेगी विच इज मे बी 1000। ठीक है, 1000 दूसरे साइड की नेगेटिव वैल्यू है, या फिर दूसरे साइड की एक्सट्रीम वैल्यू है, जो बहुत छोटी है इन सारे नंबर से। और अगर वो भी आ जाती है, तो मैं अगर एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज विल बिकम लेस देन लैक्स। और अगर मैं किसी और को सवाल पूछता हूँ तो दे विल से दैट दीज आर द पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, या फिर दीज आर सम पीपल हु आर पुअर और नॉट हैविंग इनफ नेटवर्थ। करेक्ट? तो आउटलायर्स दोनों तरफ होते हैं। कहने का मतलब ये था कि आउटलायर्स दोनों तरफ होते हैं, या तो एक्सट्रीम राइट साइड में होते हैं या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में भी होते हैं। अगर आपका डेटा ये है, तो इमेजिन कर सकते हो इधर साइड में एक्सट्रीम वेल्थी लोग हैं और इधर साइड में एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं। ठीक है, आउटलायर्स दोनों तरफ से हो सकते हैं, और मीन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ साइड ऑफ आउटलायर्स। ओके। और बहुत बार क्या होता है, इफ यू सी द नंबर्स, और इफ यू सी इन द न्यूज, और इफ यू रीड इन द न्यूज, बहुत बार आपको मीन या फिर एवरेज चीजें बताई जाती हैं, बट द रियलिटी इज समटाइम्स एवरेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। ठीक है, सो वी हैव टू कम अप विद अ न्यू मेट्रिक जो आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं है, और वो नया मेट्रिक है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। अगर मेरे पास ये डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जो मीडियन रहेगा विच विल द मिडल नंबर विच इज दिस 4 इज द 4 इज द मिडल नंबर, तो ये हो गया मेरा मीडियन। ऑल राइट, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स या फिर डेटा पॉइंट्स रहेंगे, तो मीन रहेगा, सॉरी मीडियन रहेगा एवरेज ऑफ द मिडल टू नंबर्स। मीडियन रहेगा एवरेज ऑफ मिडल टू नंबर्स। अभी हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 40 60 60 40 और 50, और मुकेश अंबानी, इनको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड रन विद दिस। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके,
तो सबसे पहले मीडियन निकालने का तरीका ये है कि आपके जो भी नंबर्स है उनको सॉर्ट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सॉर्ट जब करता हूँ तो 40 आता है, फिर 50 फिर 40 आता है एक और बार। 40 दो बार है ना, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, तो 40 दो बार है 40। फिर उसके बाद में 50, फिर 60, फिर 60, फिर 7 lakh crore. 7 लाख। ठीक है, 7 लाख करोड़। ऑलराइट, तो ये हो गया सॉर्टेड वैल्यूज। सबसे पहले जब भी नंबर्स दिए जाते हैं मीडियन निकालने के लिए, हम सबसे पहले सॉर्टिंग करते हैं उनको, और दीज आर माय सॉर्टेड नंबर्स। अभी हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने नंबर्स है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है। तो हमारा जो मीडियन रहेगा बीच के दो नंबर्स का मीन होगा, क्योंकि ये इवन नंबर्स है। तो मीडियन वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 55। 55. 55 आ गई मीडियन वैल्यू, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों का एवरेज लेना था ना। दिस इज माय मीडियन, और मेरा एवरेज कितना आया था, 1.4 लाख करोड़। ये आता मेरा मीन। एज यू कैन सी हियर, मीडियन इज नॉट हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर। भले ही आउटलायर प्रेजेंट है डेटा में, फिर भी मीडियन मेरा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यूजुअली मीडियन इज द राइट मेट्रिक टू आस्क, या फिर मीडियन इज द राइट मेट्रिक टू एनक्वायर व्हेन यू हैव आउटलायर्स इन योर डेटा। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको आंसर बताना है। सो लेट्स से दिस इज माय, these are my numbers। यहाँ पे मीडियन कितना है बताओ आप। 20 30 10 40 और 5। व्हाट इज द मीडियन हियर? 30. 20. मीडियन कितना है? 30. 30। सबका आंसर 30 आया। Yes. ऐसे किया हमने 5 10 20 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 पहले अरेंज किया इसको। 40। 20. ओके, मीडियन कितना आना चाहिए? 20 है. 20 आएगा, करेक्ट। तो दिस इज द मीडियन, मिडल नंबर। ऑड नंबर है ना यहाँ पे, इसलिए मिडल नंबर इज अ मीडियन हियर। ओके, यस। ऑलराइट। और मीडियंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स एज मच। अगर बहुत सारे आउटलायर्स ही होंगे तो फिर ऑब्वियसली मीडियन भी इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा, बट नहीं होते यूजुअली इतने सारे आउटलायर्स। अगर वो इतने सारे आउटलायर्स होते हैं, दैट मीन्स द डेटा इज इनकरेक्ट, या फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द डेटा, यू हैव टू फिक्स दैट फर्स्ट। दैट मीन्स यू हैव अ बिगर प्रॉब्लम टू डील विद। नेक्स्ट इज द मोड। अभी ये जो मीन मीडियन सब निकाला है मैंने, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, करेक्ट। तो ये निकल जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, ये 5 10 20 30 40, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इनको मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास लोगों का ब्लड ग्रुप है, ठीक है, सो बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, फिर ओ पॉजिटिव, ऐसे लोगों के ब्लड ग्रुप्स है मेरे पास। और मुझे इस ग्रुप का, या फिर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका ब्लड ग्रुप मुझे पता चला है अभी, उनके बारे में अगर मुझे एक डेटा पॉइंट पता करना है, जैसे मीन एक डेटा पॉइंट है पूरा डेटा के ऊपर, जैसे मीडियन एक डेटा पॉइंट है पूरे डेटा के ऊपर, उसी तरह से अगर मेरे पास नंबर्स नहीं है बट ये ब्लड ग्रुप्स है, इनका मिडिल नंबर क्या होगा, या फिर इनका मिडिल क्या होगा? if I am to give you one number, if you ask me, tell me average blood group कितना है इनका, या फिर tell me what is the tell me about this group, or tell me about this group of people and their blood groups। आप क्या आंसर दोगे? आप लोग मीडियन नहीं निकाल सकते, आप लोग मीन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जब आपके पास नॉन न्यूमेरिकल जब डेटा होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप्स वगैरह, तब आप लोग एक नया
मेजर यूज करते हैं Mode. विच इज कॉल्ड एज मोड, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड मतलब मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, तो मोस्ट B कॉमन वैल्यू कौन सी positive. है यहाँ पे, तो बी B पॉजिटिव। positive. plus सो दिस इज द मोड। जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है तब सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोड यूज करते हैं। ओके, A. यहाँ पे मोड क्या है, A. A. मोड क्या है यहाँ पे, ए और B. ए और बी। तो दिस इज अ बाई मॉडल डेटा, मल्टीपल मोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक डेटा में, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर। जरूरी नहीं कि एक ही मोड हो, यू कैन आल्सो हैव मल्टीपल मोड्स इन योर डेटा। ओके, दो कॉमन वैल्यूज है आपके पास, ए भी है 3 बार प्रेजेंट और बी भी है 3 बार प्रेजेंट, तो यह मल्टी मॉडल डेटा, इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल डेटा। ओके, मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट आपको एक और जगह पे दिखेगा बाद में, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब पढ़ेंगे, लेकिन तब जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो आप, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, ऑल गुड। Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, और बहुत बार जब आप डेटा साइंस पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, मशीन लर्निंग पढ़ते हो, तो आपको एक वर्ड दिखता है विच इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड सुन के डरना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपके पास जो वैल्यूज है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है यूजुअली, या फिर उसके फ्रीक्वेंसी को कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है 20, 30, 10, 45, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है, ये जो ग्रे कलर किया है मैंने, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वैल्यूज, ऑलराइट। यस, क्वेश्चन। यस सर, या क्वेश्चन। No. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लोग पढ़ोगे या फिर सुनोगे, इमेजिन करो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है आपके पास। अगर मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, तो इमेजिन करो कि लिस्ट ऑफ एज दिया है आपको, लोगों के एज के बारे में बताया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी बोला गया, तो लोगों के सैलरी के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल सैलरीज के बारे में आपको पता है। ओके, देयर इज मोर टू दैट, बट अभी के लिए जब भी आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशंस, तब जस्ट इमेजिन करो कि वहां पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसको रिप्लेस कर देना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को लिस्ट ऑफ नंबर से रिप्लेस कर देना है। टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, किसी स्लाइड पे पढ़ोगे, या फिर किसी इंटरनेट या आर्टिकल पे पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस करना है विथ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, सॉरी लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो जो मीन निकालते हैं हम लोग, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस का निकालते हैं। सो वी कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैलकुलेट मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। ये तो हो गया सेंट्रल टेंडेंसी की बात। अभी हम लोग डेटा फैला हुआ कितना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्प्रेड ऑफ द डेटा या फिर मेजर्स ऑफ स्प्रेड। हमें मीडियन, मीन, ये सब तो बता ही देते हैं कि डेटा के बारे में इन जनरल बता देते हैं, कि एक नंबर दे देते हैं, वो बता देते हैं कि क्या है डेटा में एग्जैक्टली exactly। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या फिर रिसर्चर या फिर डेटा साइंटिस्ट, उनको रेंज में भी बहुत ज्यादा
इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो उनको कैप्चर करनी होती है, फिर जो स्टडी करनी होती है उनको रेंज के बारे में, ऑलराइट, या फिर मेजर ऑफ स्प्रेड के बारे में, डेटा कितना स्प्रेड आउट है। ओके, उससे बहुत सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहा है इस स्प्रेड के बारे में, तो उनके पता चलता है कि जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं हमारे सोसाइटी में, वो कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर इफ देयर इज एनी बायस टुवर्ड्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज। अगर कोई कंपनी स्टडी कर रही है स्प्रेड के बारे में, देन मे बी दे आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जो कैंडिडेट्स उनके पास आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनका एवरेज एज क्या है, एवरेज एक्सपीरियंस कितना है, ये सब तो एवरेज से पता चलेगा, लेकिन उनका स्प्रेड आउट कितना है, लोग कौन से एज से कौन से एज तक मेरे कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इसके बारे में भी स्टडी होता है, और इनको स्टडी करने के लिए भी कुछ मेट्रिक्स लगते हैं या फिर मेजर्स लगते हैं। उन मेजर्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो दीज आर द मेजर्स ऑफ स्प्रेड। सबसे पहला है रेंज। रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत सिंपल है, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन सुनोगे तो आप उसको रिप्लेस करोगे लिस्ट ऑफ नंबर से। अभी जब भी आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो और आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या करना है, बिगेस्ट नंबर लेना है, लार्जेस्ट नंबर लेना है, उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड यू विल टेल दिस इज द रेंज। तो इसका रेंज कितना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज कितना है? 5. रेंज कितना है इस 35. 35. 35. 35, राइट? Yes. 40 माइनस 5, रेंज हो 35. गया मेरा 35। लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अभी इमेजिन करो एक यूट्यूब चैनल है, ऑलराइट, और वो यूट्यूब चैनल पे अगर किसी का यूट्यूब चैनल होगा तो उनको पता रहेगा कि वो जब एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज जब करने जाते हो तब आपको वहां पे एज ग्रुप के बारे में पता चलता है, या फिर एज, कौन से एज के लोग आपके पास आ रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। यूजुअली you'll have people who are from age maybe 7 to 8 until 55 70, इतने भी रेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और ये रेंज में क्या होता है, सिर्फ जो सबसे ओल्ड आदमी है माइनस जो सबसे छोटा है, उनके डिफरेंस को बोला जाता है रेंज। रेंज को कभी कभी डायरेक्ट एक नंबर भी बोल दिया जाता है कि देयर इज द रेंज ऑफ 35, या फिर उसको 5 to 40 भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर वी कैन ऑल्सो से द रेंज इज 5 to 40। okay, usually 35 is the one number that is used, but कभी कभी बुक्स में वगैरह 5 to 40 is the range वगैरह बोला जाता है। अभी ये रेंज जो है, रेंज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे, हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे, 5, ठीक है। 5. इसमें से कितने यूज करके मैंने रेंज कैलकुलेट किया? 2 number. Only 2. ओनली 2, राइट। व्हाट अबाउट अदर्स, जो बाकी लोग हैं उनको तो पूरा इग्नोर ही कर दिया मैंने, राइट। Yes. दैट इज द प्रॉब्लम विद द रेंज। वी आर ओनली कंसिडरिंग, और हम लोग जब हमारा आंसर दे रहे हैं तब हम सिर्फ 2 डेटा पॉइंट से हमारा आंसर बता रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से ही हम लोग हमारा आंसर बता रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट द डेटा विच आर इन द मिडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक देयर इज समवन हु इज नॉट ऑन म्यूट। डू यू हैव अ क्वेश्चन? No, sir. यस यस अभिषेक, क्वेश्चन? No, sir. No question. ओके ओके। तो हमने कैलकुलेट जब किया रेंज को, तब हमने बाकी के डेटा पॉइंट्स को पूरा इग्नोर किया, हमने सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स यूज किया और हमने मीडियन सॉरी रेंज निकाल दिया, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। बोलता हूँ क्यों। जब हमने यूट्यूब के एनालिसिस के बारे में बात किया, हमें पता चला कि हमारा जो कंटेंट है वो
पीपल फ्रॉम एज 7 टू एज 70 देख रहे हैं हमारा कंटेंट, दिस इज द रेंज। लेकिन मेरा कंटेंट क्या है? मेरा कंटेंट है नर्सरी पोएम्स, या फिर मेरा कंटेंट है ओ, ओ, जो 7th और 6th स्टैंडर्ड के लोग वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ तो कंटेंट बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। लेकिन मेरा एज ग्रुप तो मुझे बता रहा है, या फिर एज रेंज तो बता रहा है कि पीपल फ्रॉम 70 वाला एज भी मेरा कंटेंट देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं मेरा कंटेंट चेंज करूँ ताकि 70 वाले जो लोग हैं उनका भी एंगेजमेंट बढ़ जाए मेरे यूट्यूब चैनल पे। नो राइट, आई कैन नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू सी कि ओके 70 का एक दो आएंगे या फिर 50 के चार पांच लोग आएंगे, लेकिन जो मेरा कोर ऑडियंस है, मेरा कोर ऑडियंस है जो कि फ्रॉम एज 10 to 15, वो कोर ऑडियंस ऑडियंस के सबसे ज्यादा लोग आने चाहिए। ओके, वो जो कोर ऑडियंस के सबसे ज्यादा लोग आने चाहिए। दैट इज व्हेन आई विल नो दैट द कंटेंट दैट आई एम मेकिंग इज रीचिंग टू द राइट ग्रुप, या फिर इज रीचिंग टू द राइट ऑडियंस। ऑलराइट, और रेंज ये बता नहीं सकता हमें, रेंज इज नॉट एबल टू टेल अस दैट। तो रेंज के जगह पे, रेंज से अच्छा एक मेट्रिक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसको कभी कभी IQR भी बोला जाता है। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर IQR भी बोला जाता है उसको। IQR कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, अगर आपको मीडियन आता है तो आपको IQR भी आ जाएगा। आपके पास ये नंबर्स दिए हैं 62, 63, 64, 64, 70, 72, 76, 77, 81 और 81। ये नंबर्स पहले जम्बल्ड थे। जब हम लोग मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं कि इनको सॉर्टिंग। तो मैंने इनको सॉर्ट कर दिया। तो 62, 63, 64, 64, 70, 72, 76, 77, 81 एंड 81, ये हो गए मेरे नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको सॉर्ट करो, उसके बाद में इसको हाफ में डिवाइड करो। ऑलराइट, तो आधे इधर गए लेफ्ट में और आधे राइट में गए। ओके, आधे लेफ्ट में गए उनको बोलते हैं लोअर हाफ, आधे जो राइट में गए उनको बोलते हैं अपर हाफ। ये इजी है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है तो सेंटर वाला जो डेटा पॉइंट है उसको या तो आप लोअर हाफ में ले लो या फिर अपर हाफ में ले लो, डजेंट मैटर, इट कैन बी इन एनी हाफ। ओके, इट्स अप टू यू, आपको कौन से हाफ में लेना है। यूजुअली उसको लोअर हाफ में लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी अपर हाफ में किसी किसी इंप्लीमेंटेशन में भी रखा जाता है, पर यूजुअली उसको लोअर हाफ में रखते हैं। ओके, नाउ ये जो लोअर हाफ में है इनको भी हाफ हाफ में डिवाइड करो। ऑलराइट, ये जो लोअर हाफ में है इनको भी हाफ में डिवाइड करो, या फिर इसका मीडियन निकालो। और जो राइट हाफ है या फिर अपर हाफ है उसका मीडियन निकालो। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका मीडियन, इसका मीडियन, इन दोनों के मीडियन के डिफरेंस को बोला जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अभी ये स्लाइड आपके सामने रहेगी, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो नंबर है आपके पास 12, 13, 17, 20, 21, 22। ठीक है, ये नंबर है आपके पास। नंबर्स अपने पेन पेपर लो और ये कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये पहले से सॉर्ट करके रखे हैं मैंने ताकि इजी हो जाए आपको। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज? टेक सम टाइम, स्लाइड आपके सामने रहेगी, जस्ट कैलकुलेट दैट।
गेस 6 रहेगा शायद. 6.1. 0.5. 0.5 आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, इसको सॉर्ट किया है, तो ये सॉर्टेड है. कितने डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे? 1 2 3 9. 4 5 7 8 9. ठीक है, 9 है, राइट. तो मैं फर्स्ट हाफ में 5 ले लेता हूँ. अलग अलग लोगों को अलग अलग आंसर आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरा हो गया लोअर हाफ. ये हो गया मेरा लोअर हाफ. अपर हाफ में आ गया मेरे ये वाले नंबर्स. 17, 20, 20. ये आ गए मेरे अपर हाफ के नंबर्स. अपर हाफ में जो नंबर्स है उनका मीडियन कितना आया? 14. सॉरी, लोअर हाफ का मीडियन है 14, लोअर अपर हाफ का मीडियन है 20.5. 20.5. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.5. IQ is equal to कितना आ रहा है? 0.5. ठीक है, 6.5. तो दिस इज योर इंटरक्वार्टाइल रेंज. ऑलराइट, अभी Yes. ये जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है, दिस इज बेटर मेट्रिक देन द रेंज इटसेल्फ. या फिर आप या तो आप इंटरक्वार्टाइल रेंज 6.5 बोल सकते हो, या फिर 14 टू 20.5 बोल सकते हो. दोनों एक ही बात है. ठीक है, ये जो 14 है इसको बोलते हैं Q1. ये फर्स्ट क्वार्टर में, इसके पहले 25% डेटा है, इसके बाद में इस यहाँ तक 25% डेटा है. ठीक है, हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं ना डेटा को इक्वल इक्वल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स में. मीन में हम लोग वैसे कुछ नहीं करते. मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं. आधे डेटा पॉइंट्स इधर जाते हैं, आधे डेटा पॉइंट राइट साइड में जाते हैं. ठीक है, और फिर यहाँ से भी मैंने एक और पर स्प्लिट कर दिया, तो फिर ये एक क्वार्टर हो गया 1/4, ये 1/4 हो गया, फिर ये 1/4 हो गया, फिर ये 1/4 हो गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज Q1. दिस इज योर मीडियन इज बेसिकली Q2 and this is Q3. Okay, quartile 3, quartile 1. क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 के डिफरेंस को बोला जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग जब बॉक्स प्लॉट्स और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इनफैक्ट इंटर क्वार्टाइल रेंज यूज करके आप लोग बहुत इजीली आउटलायर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. आई शो यू वन एग्जांपल हियर राइट नाउ. ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं. ओके, दीज आर माय डेटा पॉइंट्स. इनको मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ मैं. ठीक है, तो ये या फिर दीज आर माय, दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन. इस डिस्ट्रीब्यूशन का IQR निकालते हैं. IQR कितना आएगा इसका? सबसे पहले मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया. ठीक है? और फिर राइट साइड को बचे हुए हाफ में किया, तो कितना आया? 60 माइनस 40. करेक्ट, कैलकुलेट करो एक बार. फर्स्ट हाफ है, Yes, sir. 20. फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड 20. हाफ है. कितना है? 20. राइट, तो यूजुअली अगर कैलकुलेट क्या किया जाता है, मीन से, मीडियन से या फिर मीन से. यूजुअली मीन नहीं, मीडियन ही कैलकुलेट किया जाता है. तो अगर सॉरी मीडियन ही कैलकुलेट किया जाता है, अगर मीडियन से प्लस 3 टाइम्स IQR करता हूं मैं, दिस इज माय मैक्स अलाउड वैल्यू. इसकी वैल्यू कितनी आती है? मीडियन कितना है ऊपर वाले का? 55 है मीडियन. मीडियन कितना है? मीडियन कितना है इसका? 55 है क्या ना? है ना? यस नो? 55. Yes, sir. 55. 55 प्लस 3 इंटू 20. इसका 20. आंसर कितना आता है? 115.
ना 6 115. 115 करेक्ट। 15 राइट सर। सो 115 से बड़ी वैल्यू जो रहती है दैट इज माय आउटलायर, मतलब ये हो गया मेरा आउटलायर। मैंने IQR यूज करके बहुत इजीली आउटलायर आइडेंटिफाई कर लिया है मेरे डेटा का। ओके मतलब ये हो गया मेरा आउटलायर। सिमिलरली ये तो हो गया राइट साइड वाला आउटलायर। लेफ्ट साइड वाला आउटलायर क्या रहेगा? 55 माइनस 3 इंटू 20। आंसर कितना आता है? माइनस -5. -5। तो -5 से जितनी भी वैल्यूज छोटी रहेगी वो रहेंगे मेरे लेफ्ट साइड वाले आउटलायर्स। इसमें है नहीं है प्रेजेंट तो इट्स फाइन, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो आउटलायर आइडेंटिफिकेशन के लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, सो टेक दिस नोट्स। वन वन फाइव से जितने भी बड़े नंबर है वो सब आउटलायर्स है, -5 से जितने भी छोटे नंबर है वो सब आउटलायर्स है। इट इज मीडियन प्लस 3 टाइम्स IQR। और एक बार आपका आउटलायर आइडेंटिफाई हो गया, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं फिर। या तो आप आउटलायर्स को रिमूव कर दो या फिर आउटलायर्स को फिक्स करो। हो सकता है दोज आर द गार्बेज नंबर्स, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। या फिर आपके जो बिजनेस टीम्स हैं उनसे बात करके आप बोल सकते हो कि डज दिस डेटा रियली बिलोंग हियर, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू एंड सो ऑन। सर आपने 3 टाइम क्यों लिया, मतलब 3 इंटू। इट कैन इट कैन हैव 3 टाइम्स। समटाइम्स अगर एक्सट्रीम आउटलायर्स फाइंड आउट करने होते तो 5 टाइम्स भी कर सकते हैं, बट 3 इज द नॉर्मल प्रोसीजर टू डू इट। ओके डेटा साइंस में हम लोग 3 करते हैं, 3 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज। 5 भी कर सकते हैं अगर मुझे सिर्फ एक्सट्रीम आउटलायर्स निकालने हैं, तो आई कैन स्टिल डू 5 हियर, दैट इज आल्सो फाइन। अगर मुझे एक्सट्रीम नहीं, अगर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना है कि आउटलायर्स आर 1.5 टाइम्स ग्रेटर, तो 1.5 भी बोल सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, P is usually used as a standard number। ओके सर। 1.5 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा फिल्टर आउट नहीं करना है तो 5 यूज करो। अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा फिल्टर आउट करना है, बिल्कुल भी एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं रखने हैं, तो फिर 1.5 टाइम्स करो आप। ओके, प्लस या माइनस? आई होप यू ऑल आर टेकिंग नोट्स। नोट्स अपने हाथ से लेना है, मैं स्लाइड्स तो शेयर करूंगा ही, बट नोट्स आपके पास रहने चाहिए, क्योंकि ये सब तो स्लाइड्स में नहीं जाएगा ना। जो यहाँ पे लिखा है ये सब स्लाइड्स में नहीं जाएगा। ऑल एक्स्ट्रा डिस्कशन दैट वी डू। निकालने हैं सबको अपने हाथों से। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का एक और एग्जांपल था, इस स्लाइड में रहेगा आपके, यू कैन यूज इट। ठीक है, कैन वी कंटिन्यू? ऑलराइट, सो मेजर ऑफ स्प्रेड के और दो मैट्रिक्स हैं या फिर और दो मेजर्स हैं। फर्स्ट वन इज, सॉरी और दो है, विच इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन।
वेरिएंस का मतलब होता है मेरे डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, हाउ डिफरेंट आर द पीपल इन माय रूम, हाउ डिफरेंट आर द एज ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट मतलब वो एक दूसरे से कितने अलग है, दैट इज व्हाट द वेरिएंस इज गोइंग टू कैलकुलेट। इट इज ऑल्सो मेजर ऑफ स्प्रेड। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मेजर्स ऑफ स्प्रेड। जैसे IQR है वैसे ही वेरिएंस भी एक मेजर ऑफ स्प्रेड है। हाउ डिफरेंट आर माय डेटा पॉइंट्स इन माय ग्रुप। ठीक है, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना होता है। ओके, सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है, फिर हर डेटा पॉइंट में से मीन को सबट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर करना है और सबका एडिशन करना है। ठीक है, एक बात दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे दीज आर योर नंबर्स, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मीन कितना है? 3। ओके, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस इज इक्वल टू मीन निकालना है सबसे पहले, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 4 - 5 5 - 3। एक ही आंसर आएगा बट जस्ट टू बी प्रिसाइज, ये अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले मुझे मीन निकालना है, उसके बाद में हर वैल्यू को 1 को पहली वैल्यू है उसके अंदर से मीन सबट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर 2 के साथ भी वही करना है, मीन सबट्रैक्ट करो स्क्वायर करो। 3 के साथ भी वही करना है, 3 सबट्रैक्ट करो स्क्वायर करो। 4 के साथ भी वही करना है, 3 सबट्रैक्ट करो स्क्वायर करो। 5 के साथ भी वही करना है, 3 सबट्रैक्ट करो स्क्वायर करो। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है? एनीवन? 10. आ रहा है? टेन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे गलत है ये, आपका सही है। पाइथन में आप डू दिस लॉजिकल एक्सऑर हो जाते हैं 10। ठीक है, सो 10 इज द वेरिएंस। ऑलराइट, so actually 10 is the sum of squares here, और वेरिएंस निकालने के लिए you have to divide by the total number of data points, so which is 2.5। ओके, डेटा पॉइंट से यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट है तो उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से, दिस विल गिव यू द फाइनल वेरिएंस दिस 2.5। ओके, तो वेरिएंस इज इक्वल टू का स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय, सर इट्स 2 ना? या यू आर राइट, इट्स 2। ठीक है, 10 divided 10/5, करेक्ट। ये हो गया आपका वेरिएंस। ये तो हो गया मैथमेटिकली वेरिएंस होता क्या है। ठीक है, अभी लॉजिकली सोचते हैं या फिर इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएंस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, फॉर्मूला में जब देखते हैं हम लोग वेरिएंस में, हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और वो मीन को हम लोग सारे डेटा पॉइंट से सबट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से। एक तरह का एवरेज ही है ये, राइट, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट विद द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हियर। ये कौन सा एवरेज है? नाउ दिस एवरेज, इफ यू थिंक इंट्यूटिवली, इज नथिंग बट मेरे मीन्स से कितने अलग है ये डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ऑन एन एवरेज
मेरे जो डेटा पॉइंट्स है वो मेरे मीन से 2 यूनिट्स डिफरेंट है, 2 स्क्वायर यूनिट्स डिफरेंट है, ठीक है। So that is what intuitively variance means. How different are my data points from each other? या फिर how different are my data points from the mean? Okay, that is what intuitively variance means. वेरिएंस जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार रिपीट होने वाला है, तो अगर अभी नहीं समझ में आता है तो बाद में समझ आ ही जाएगा। फॉर्मूला तो अभी समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला में, ठीक है। लेकिन उसका जो इंट्यूशन है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि वेरिएंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम मीन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेरिएंस और इंफॉर्मेशन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। हम लोग जब इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर से हम लोग रिविजिट करेंगे इसको। ऑलराइट, Sir, can you give us a real-time example of this? सो दिस इज रियल टाइम एग्जांपल, राइट। वेरिएंस का रियल टाइम एग्जांपल एज इन कहाँ पे यूज होता है एक्चुअली? कहाँ पे यूज होता है। ओके, Yeah. सो हम एज ग्रुप के बारे में लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अभी हमारा जो एज ग्रुप का एग्जांपल है, और इस एज ग्रुप में सॉरी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब चैनल में हमारे पास अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब्सक्राइबर्स का या फिर व्यूअर्स का, जब मैं इनका एज डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूं और अगर मैं इनका वेरिएंस निकालता हूं, अगर मेरा वेरिएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, इसका मतलब बहुत अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वेरिएंस कम है तो एक तरह के लोग या फिर एक जैसे लोग आ रहे हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमारा जो रेंज है, रेंज कितना बोला था, 7 से लेके 70 तक बोला था, राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेंज, और जो लोग आ रहे हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। तो 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये 10 ले लेता हूँ, ये 70 ले लेता हूँ, right? ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पे 50 ले लेता हूँ और 70 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एज, और अलग अलग व्यूअर्स या फिर अलग अलग जो सब्सक्राइबर्स है उनका एज है, ठीक है। तो मैं इसका वेरिएंस निकालता हूँ अभी, ठीक है। लेट्स जस्ट डू इट हियर इन पाइथन। फिर मैंने ये समझ में नहीं आएगा आपको, मे बी अगर आपको पहले से बैकग्राउंड होगा तो मे बी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मीन इसका, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 7 - 18.36 होल स्क्वायर आई इन एल आई। तो ये हो गया मेरे नंबर्स, ठीक है। इन सब का मुझे लेना है sum, को डिवाइड करना है मुझे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से, लेंथ ऑफ एल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेरिएंस, ऑलराइट। तो ये हो गया मेरा वेरिएंस, ठीक है। 406 मेरा वेरिएंस है इसका, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये डेटा जो है वैसे ही रखता हूँ, बस आई मीन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट उतने ही रखता हूँ, बस वेरिएंस थोड़ा सा चेंज करता हूँ। वेरिएंस चेंज करने का मतलब होता है कि मैं अलग अलग दूर दूर डेटा पॉइंट्स लेता हूँ, अलग अलग डेटा पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है। ये 7 है तो ये 17 लेता हूँ, इसको 18 कर देता हूँ, इसको फिर मे बी 28 कर देता हूँ,
और फिर इसको 9 रख देता हूँ जैसे कि वैसे, और फिर इसको 19 कर देता हूँ फिर से, यहाँ पे 50 कर देता हूँ, यहाँ पे 52 कर देता हूँ, यहाँ पे 72 कर देता हूँ, यहाँ पे 50 रखता हूँ जैसे कि वैसे, इसको 70 रखता हूँ। लेट्स नॉट चेंज द, कर देता हूँ, ठीक है। इसका रेंज नहीं चेंज करते हम लोग, रेंज जैसे के वैसे रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट सेम है, चेंज हो रहे हैं कुछ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे? नो, राइट। तो लेट्स कॉल दिस L1, L ही, लेट्स जस्ट कॉल इट L, इट्स फाइन। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा वेरिएंस। ये जो मेरा नया डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका वेरिएंस है 598, पुराने का वेरिएंस है 406। रेंज चेंज नहीं हुआ, रेंज मेरा अभी भी वही है, ठीक है। 7 to 70 इज द रेंज, लेकिन इसका वेरिएंस ज्यादा है। इसका वेरिएंस ज्यादा है का मतलब क्या है? इंटरनली इसके अंदर ज्यादा वेरिएंस है, मतलब अलग अलग तरह के ज्यादा लोग हैं। सम पीपल आर 17, सम आर 19, 50, 50, 40 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलो 15, करेक्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलो 15। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट्स व्हाई द वेरिएंस इज हाई हियर, ओके, दैट्स व्हाई द वेरिएंस इज हाई हियर, ऑलराइट। इसके वजह से क्या होता है, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली कौन से एज ग्रुप को मुझे टारगेट करना चाहिए। मुझे 10 to 15 वाले एज ग्रुप को टारगेट करना है, 20 to 25 के एज ग्रुप को टारगेट करना है, 50 to 55 के एज ग्रुप को टारगेट करना है। आई एम नॉट एबल टू फिगर दैट आउट इजीली फ्रॉम दिस डेटा, बट आई कैन इजीली फिगर इट आउट फ्रॉम दिस डेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलो 15 हियर, ऑलराइट। जब वेरिएंस कम होता है तब इट्स इजी टू टारगेट यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस। इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएंस ज्यादा है तो खराब है, या फिर वेरिएंस कम है तो अच्छा है, नॉट एट ऑल, ओके, नॉट एट ऑल, ऑलराइट। हम लोग सिर्फ वेरिएंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वेरिएंस किसका ज्यादा है किसका कम है, ज्यादा है तो खराब है, कम है तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ओके। या अब जो वेरिएंस है उसमें हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका यूनिट जो है वो चेंज हो रहा है, उसका यूनिट स्क्वायर्ड यूनिट हो जा रहा है। तो टू ब्रिंग इट बैक टू द सेम यूनिट एज द डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, ओके। टू ब्रिंग इट बैक टू द सेम यूनिट एज द डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और वेरिएंस के फॉर्मूला में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना है, दैट विल गिव यू द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। और वो भी मेजर ऑफ स्प्रेड है, ऑलराइट। क्यों करते हैं हम Yes, लोग sir. स्टैंडर्ड डेविएशन? क्योंकि हमें वापस उसको सेम यूनिट में लेके आना है। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट चेंज हो रहा है, उसको वापस से सेम यूनिट में लाने के लिए हम लोग उसको स्क्वायर रूट कर रहे हैं, दैट्स इट। इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहे हैं हम लोग। अगेन, हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब खराब, लो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इट्स जस्ट अ स्टैटिस्टिक, ऑलराइट। उसको नंबर की तरह ही ट्रीट करना है। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या था यहाँ पे? कैलकुलेटिंग द मीन। और क्योंकि वेरिएंस मीन से कैलकुलेट हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स मीन में है वो आपको वेरिएंस में भी आएंगे, और वेरिएंस से ही हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डिविएशन में ही आएंगे। मीन में क्या प्रॉब्लम था? मीन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स, इसीलिए योर वेरिएंस इज आल्सो गोइंग टू बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। योर स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो गोइंग टू बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पर मीन यूज किया है, ठीक है, और मीन ही यूज करते हैं वेरिएंस निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे मीडियन यूज करके कैलकुलेट करोगे, नो, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम मीन के साथ में है वो सारे प्रॉब्लम्स आपको वेरिएंस भी मिल जाएंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आ जाएंगे, विच इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। ऑलराइट, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? हम लोग थोड़ा सा डाइवर्जन लेते हैं अभी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? मेजर्स ऑफ सेंट्रलिटी पढ़े, मेजर्स ऑफ स्प्रेड पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं, और पॉइंट और लाइन और प्लेन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो लाइन का इक्वेशन है, अगर आपने रिसेंटली टेंथ वगैरह किया है या फिर टेंथ के बुक वगैरह देखे होंगे, या फिर नाइन्थ एट्थ स्टैंडर्ड की बुक्स वगैरह देखे होंगे, तो आपने लाइन का इक्वेशन देखा होगा वहां पे। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिसमें m होता है स्लोप, x होता है x की वैल्यू, प्लस b होता है y का इंटरसेप्ट। सबको याद है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके। राइट साइड में आपको लाइन दिखाई गई है। आप लाइन को जब ऐसे रोटेट करते हो, ठीक है, जब लाइन को आप इस तरह से रोटेट करते हो, यहाँ पे पिन लगा दोगे और लाइन को ऐसे रोटेट करोगे, घड़ी के जो कांटे होते हैं उस तरह से, ठीक है। अगर वैसे रोटेट करते हो तो स्लोप चेंज होता है लाइन का, ठीक है। जब आप लाइन को कुछ इस तरह से रोटेट करते हो तो आपका स्लोप चेंज होता है, एम जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अगर आप लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो तो उसका वाई इंटरसेप्ट चेंज होता है, ओके। जब इसको रोटेट करते हैं इस तरह से तो उसका स्लोप चेंज होता है। स्लोप का मतलब होता है एम, जो y इज इक्वल टू एम एक्स में m है, दैट इज द स्लोप। और ऊपर नीचे जब इस तरह से करते हैं तब पोजीशन जब चेंज करते हैं लाइन की, तब उसका y इंटरसेप्ट चेंज होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। ये जो b है, ये b जो है, दैट इज नथिंग बट ये लाइन आपके y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रही है, दैट इज योर b, या फिर दैट इज योर y इंटरसेप्ट, ओके। अगर आपके पास दो डेटा पॉइंट्स दिए हैं, x1 और x2, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं इस टू डिमेंशंस में, तो आप लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो उससे। बहुत इजी होता है स्लोप कैलकुलेट करना, ठीक है। इस तरह से ये लाइन का इक्वेशन है। उसी तरह से ज्योमेट्री में तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है पॉइंट, लाइन, और तीसरा होता है प्लेन। पॉइंट का मतलब होता है x इज इक्वल टू 21, ठीक है। ये ए बी है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, दीज आर द पॉइंट्स। एक लाइन होती है, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट रह सकता है कहीं पे भी, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। लाइन का मतलब होता है दो पॉइंट्स को जो जोड़ता है, या फिर दो पॉइंट्स के थ्रू जो जाते हैं उनको बोलते हैं लाइंस, ओके, उनको बोलते हैं लाइंस। और प्लेन का मतलब होता है पीस ऑफ पेपर जो होता है, दैट्स अ प्लेन, ठीक है। आपने जब पीस ऑफ पेपर को ऐसे टिल्ट कर दिया, टिल्ट बोल रहा हूँ मैं, फोल्ड नहीं, टिल्ट कर दिया, तो आपका प्लेन मूव हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई फोटो फ्रेम ले लो, अगर फोटो फ्रेम ऐसे फ्लैट रखते हो, सो दैट इज वन प्लेन। उसको थोड़ा टिल्ट भी कर दे तो दैट इज ऑल्सो प्लेन। जिस तरह से पॉइंट को x इज इक्वल टू 21 बोल सकते हैं, लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल सकते हैं, उसी तरह से प्लेन को y इज इक्वल टू 2x प्लस 3z प्लस 12 बोल सकते हैं, जहां पे x y और z एक्सेस होते हैं आपके पास, ओके। सो दिस इज जस्ट अ रिफ्रेशर। आपने थोड़ा रिसेंटली पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा, एंड दिस इज बेसिक, राइट। इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। इनफैक्ट
जितना भी मैथ्स रहेगा, जितना भी स्टैट्स रहेगा, बहुत बेसिक रहेगा, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वो कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। अगर आपको पहले ऐसे नहीं सिखाया गया होगा तो डोंट वरी, विल बी एबल टू कैच अप। इट्स प्रीटी सिंपल कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन, और आपको याद भी रह जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। बहुत बार रिपीट होगा ये सब कुछ, ठीक है। All right. So, any questions still here? No, sir. Clear. Good. Okay. Now let's go back to the story that we started with. बेंजामिन गॉम्पर्ट्स का स्टोरी जो हमने शुरू किया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही बेसिक स्टैटिस्टिक्स यूज किए रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। कितने बेसिक? उन्होंने मीन निकाला, उन्होंने मीडियन निकाला। उन्होंने क्या किया, जो एज ग्रुप्स हैं, जो लोग इंश्योरेंस लेने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया कि हर एक एज ग्रुप में मॉर्टेलिटी रेट कितना है। मॉर्टेलिटी मतलब कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। वो मॉर्टेलिटी रेट को उन्होंने बोला कि दैट इज द रिस्क। जितनी ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा रिस्की ग्रुप, ठीक है। तो जो लोगों का एज 20 से 30 है, उनका मॉर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है, उनका मॉर्टेलिटी रेट कम है, तो उनका प्रीमियम भी कम होगा। जिनका एज ग्रुप 70 टू 80 है, उनका मॉर्टेलिटी रेट कितना है, ज्यादा है, तो उनका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इट इज वन टाइप ऑफ अ मीन, इट इज अ स्टैटिस्टिक, करेक्ट, इट्स मेजर ऑफ सेंट्रलिटी। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ये जो मॉर्टेलिटी रेट है वो एक्सपोनेंशियली चेंज होते रहता है, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते रहता है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज का मतलब तो है बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है, ठीक है। हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन से सब पढ़ेंगे, बट एक्सपोनेंशियल क्या मतलब होता है? ड्रास्टिक चेंज। स्लोली स्लोली कम रहेगा, फिर सडनली ज्यादा चेंज रहेगा, ओके। तो इन स्मॉल या फिर इन इन बहुत ही बेसिक स्टैटिस्टिक्स यूज करके उन्होंने रिस्क प्रीमियम्स कैलकुलेट करना स्टैंडर्डाइज किया और मोर साइंटिफिक किया, मोर नंबर बेस्ड किया, ठीक है। एंड ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू हु introduced the scientific rigor in calculate the risk premiums, in calculate the premiums for the insurance, okay। And it also made एक पूरी जो इंडस्ट्री थी जो अनस्टैंडर्डाइज थी, उसको स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प किया इन्होंने, ठीक है। दैट्स व्हाई द स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस आल्सो डिपिक्ट्स हाउ सिंपल चीजें जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ये सारे यूज करके आप काफी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। So that's it for today. I'm going to pause here to see if anyone has any questions. If not, we are going to meet on Friday.